अब हम बात करते हैं 3 फंड्स के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट फंड्स जिसका अभी आया ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अब ये 3 फंड कौन कौन से हैं और इसमें क्या होता है, और मैं 2 फंड्स की और बात करूंगा, पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स की, ठीक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। देखो 3 इंपॉर्टेंट फंड्स, 3 इंपॉर्टेंट फंड्स, क्या 3 फंड्स कौन कौन से हैं इंडिया में। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संचित निधि। संचित निधि आर्टिकल, आपको अगर आर्टिकल याद होगा तो मन में आप दोहरा लीजिए, अगर दोहरा ले रहे हैं तो यानी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। 266(1), थोड़ा याद करो, इससे पहले मैंने बताया था कि फाइनेंस बिल 265 के अंदर आता है जिसमें हम टैक्स कलेक्शन के लिए परमिशन मांगते हैं, और 266(1) के अंदर क्या आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा अकाउंट है जिसमें भारत सरकार जो खर्च करती है उससे रिलेटेड सारे रेवेन्यू इसी में आते हैं। कहां से, अगर सरकार ने रेड मार दी कहीं पर तो भी सारा पैसा यहीं पर आएगा, ठीक। सरकार के जो जितने भी रेवेन्यू सोर्सेस हैं, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, ठीक, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी सारा इसी में, फीस एंड फाइन्स जो है वो सब इसी में शामिल होगा, ठीक। जो लोन्स आएंगे, ठीक, लोन्स वो भी शामिल होंगे, यानी जो बोरोइंग्स होंगी हमारी, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग हो या एक्सटर्नल बोरोइंग हो, वो भी सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। जो भी हमें ट्रांसफर पेमेंट्स के रूप में बाहर से मिलते हैं वो भी सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मिलेगा, ठीक है। यानी जितने भी चीजें हैं वो सरचार्ज वगैरह इसमें नहीं जाता, सरचार्ज एंड सेस वो सरकार अलग से खर्च कर सकती है, उसका अलग सिस्टम है, ठीक है। वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स जितने भी हैं वो सब पूंजीगत जितनी भी आए हैं वो सब कहाँ जाती है, पूंजीगत प्राप्तियां वो कहाँ जाती हैं, वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती हैं। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में गई जितने भी धनराशि है उससे खर्च करने के लिए सरकार को उसका पैसा खर्च करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी तो 265 के तहत फाइनेंस 265 कह रहा हूँ 114 के तहत हमने क्या किया, एप्रोप्रिएशन बिल में क्या किया, हमने पार्लियामेंट से यही परमिशन तो मांगी कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने की अनुमति तो मांग रहा था। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने के लिए सरकार को सबसे पहले पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होगी, उसके बाद ही वो पैसा उसमें से खर्च कर सकेगा। यहीं से, इसी फंड से सभी को सैलरी दी जाती है, ठीक है, जितने भी उच्चाधिकारी होते हैं उन सभी को इसी से सैलरी दी जाती है, ठीक है। सेकंड फंड देखो कौन सा है, सेकंड फंड है पब्लिक अकाउंट। कौन सी है, पब्लिक अकाउंट। और ये किसकी है, आर्टिकल 266(2) के तहत है, ठीक। आर्टिकल 266(1) के तहत है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266(2) के तहत है पब्लिक अकाउंट, यानी लोक लेखा या लोक खाता है, कुछ कैसे है, ठीक है, लोक खाता समझो। अब इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट्स प्राप्त होते हैं कहाँ से, जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनमें से उनका प्रोविडेंट पीएफ कटता है कि नहीं कटता, वो सरकार के पास जाता है। जब पोस्ट ऑफिस की बात करो आप, पोस्ट ऑफिस की बात, तो पोस्ट ऑफिस में लोग खाता खुलवाते हैं, आरडी एसडी ये सब खाता खुलता है, सुकन्या समृद्धि योजना में लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, वो सब पैसा कहाँ जाता है, डिपॉजिट के रूप में कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। और सरकार उनको क्या करती है, लोन के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या करती है, मोबिलाइज करती है। तो ये सब जो पैसा होता है वो सरकार क्या करती है, मोबिलाइज कर सकती है, डिपॉजिट चूंकि प्राप्त होता है, और सरकार एक तरह बैंक के रूप में काम करती है। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ सरकार क्या कर रही है, पीएफ ले रही है, पीएफ से जो है पीएफ का यूज कर रही है, मोबिलाइज कर रही है उसको। पोस्ट ऑफिस में जो आरडी एसडी के खाते खुलते हैं उसमें जो डिपॉजिट प्राप्त होता है, सुकन्या समृद्धि योजना में जो डिपॉजिट प्राप्त होता है, स्मॉल सेविंग्स जितनी भी होती हैं वो सब गवर्नमेंट डिपॉजिट के रूप में लेता है, और उसको अल्टीमेटली क्या करता है, लोन और इन्वेस्टमेंट के रूप में घुमाता रहता है उन पैसों को, ठीक। तो यहां क्या हम समझ रहे हैं, यहां पर किसी भी इस पैसों को मोबिलाइज करने के लिए सरकार को किसी भी पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद हम तीसरे फंड की बात करते हैं, वो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो तीसरा फंड कौन सा है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है इसका बताइए, आर्टिकल है इसका 267। आर्टिकल 267 में लिखा है कि देखो आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़
रुपीज़, आप 500 करोड़ रुपीज़ जो है रखोगे। किस लिए? अनफॉर्सीन डिजास्टर्स के लिए, कैलामिटी के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इस 500 करोड़ रुपए में से आप पैसा खर्च कर लो और उसके बाद इसको वापस से रिफिल कर दो, ठीक है। यानी अगर कोई कहीं पर उड़ीसा वगैरह में तूफान आया और यहाँ से हमने क्या किया, 200 करोड़ रुपए क्या किया, 200 करोड़ रुपीज़ का जो है निकाल लिए, 200 करोड़ रुपए निकाल लिए, उसके बाद हमने खर्च कर लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट से परमिशन लेंगे, ठीक है, अप्रूवल लेंगे। यानी हम इस फंड में क्या करते हैं, खर्चा करने के बाद परमिशन लेते हैं पार्लियामेंट से। और ये परमिशन लेते क्यों है? ताकि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वापस से 200 करोड़ रुपए निकालकर हम इसको 500 करोड़ रुपए पूरा कर सकें। यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में हम 500 करोड़ रखना ही रखना है। यानी उसको हम वापस से अगर 200 करोड़ निकाल लिया तो हम वापस से उसको 500 करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। किससे? पार्लियामेंट से परमिशन लेंगे कि हम इसको 200 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालेंगे और वापस इसमें डाल देंगे, ठीक है, वो 500 करोड़ वापस हो जाएगा। आर्टिकल 267 के तहत आता है। तो ये हो गए 3 फंड। कौन कौन से फंड मैंने बताया आपको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, ठीक, और दूसरा कौन सा बताया? पब्लिक अकाउंट। तीसरा मैंने कौन सा बताया आपको? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या इसको आकस्मिकता निधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आकस्मिकता निधि, ठीक, आकस्मिकता निधि कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम एक चीज और समझ लेते हैं साथ में, जब इतनी दूर आए हैं फंड की बात कर रहे हैं तो 2 फंड और बने हैं, ठीक है, उन फंड को समझते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जो पीएम केयर्स है और पीएमएनआरएफ है, यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, ठीक, जो 1948 में बना था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। और एक फंड बना है पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। 2020 में इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, ठीक। अब इन दोनों फंड को हम कभी कभी कंफ्यूजन में समझ लेते हैं कि इसको जो है बजट से सपोर्ट मिलता है या ये आर्टिकल के थ्रू बना है। बिल्कुल नहीं, आप समझो इसमें क्या है, ठीक। इससे भी क्वेश्चन है, PMNRF जिसको बनाया गया था 1948 में, और एक आता है PMCARES फंड 2020 में, ठीक है, कोरोना काल के समय बनाया गया। इसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसका फुल फॉर्म याद रखो, अभी पता लगेगा इसका क्यों मैं याद कह रहा हूँ इसको। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक, इसको क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड क्या हुआ, क्या बताया मैंने? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। इसको बनाया था, मैंने बताया, पीटी नेहरू जी ने बनाया था, इसको मोदी जी ने बनाया था। सुनो, इसका क्या काम है, इसको क्यों बनाया गया था? इसको जब समय 1948 में बनाया गया था, उस समय पाक से जो रिफ्यूजीज आ रहे थे, जितने शरणार्थी आ रहे, जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जितने भी वहाँ से रिफ्यूजीज आ रहे थे उनके रहने खाने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था, ठीक है, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में कह लीजिए है। इसमें किसी प्रकार का कोई बजटरी सपोर्ट इसको नहीं मिलता, ध्यान रखो, किसी प्रकार का बजट में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई गवर्नमेंट से कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट यानी सीधे गवर्नमेंट इसमें कोई सपोर्ट नहीं करती। इसमें कहाँ से पैसा आता है? इसमें इंडिविजुअल पैसा देते हैं, जैसे कोई उदार है वो पैसा दे दिए, कोई इंस्टीट्यूशन पैसा देता है, ठीक, इंस्टीट्यूशंस पैसा दे सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन FORIGN फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा दे सकते हैं, या इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स पैसा दे सकते हैं, ठीक है। यानी इंडिविजुअल इसमें दान करेगा, इंस्टीट्यूशंस कोई जो दान कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या जो फॉरेन कोई नागरिक है वो दान कर सकता है, तो वहाँ से इसको पैसा मिलता है, इसको भी पैसा मिलता है और इसको भी पैसा वहीं से मिलता है। पीएम केयर्स को भी पैसा इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से मिलता है, दोनों में सिमिलरिटी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है।
पीएमएनआरएफ में भी पैसा इंडिविजुअल दे सकते हैं उदारता के कारण। अच्छा, इसमें देने से बेनिफिट क्या होगा, टैक्स में छूट मिल जाती है। जो पैसा इन्होंने इसमें दिया उसमें क्या होगा, वो टैक्स में फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसको किस लिए बनाया गया था कि पाक में जो रिफ्यूजीज आए, तो अब रिफ्यूजीज तो काम खत्म हो गया उनका, बाद में इसको किस लिए बनाया गया कि भूकंप आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, साइक्लिक कोई कैलामिटीज आ जाए, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट में जो गरीब हों उनकी सहायता हो जाएगी, किसी का जो किडनी खराब हो गया उनके ट्रांसप्लांट में जो है बेनिफिट करेगा, तो इस फंड से उसमें पैसा दिया जाता है। ठीक है, पीएम केयर्स बनाया गया अभी 2020 में कोविड-19 क्राइसिस में, और ये किसी भी क्राइसिस के लिए, यानी किसी भी समय जो किसी भी कैलामिटी या एनी सिचुएशन, जो इमरजेंसी सिचुएशन में इस फंड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, बाद में इसमें विवाद भी हुआ था क्योंकि आरटीआई के तहत मांगा गया था कि इसमें जो भी पैसा आ रहा है उसे कैसे खर्च किया जा रहा है उसका जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, तो आरटीआई के राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मांगा गया था, जिसमें इन्होंने इस फंड ने सीधे फंड यानी सीधे जो पीएमओ, क्योंकि इसको पीएमओ ऑपरेट करता है, पीएमओ इसको भी ऑपरेट करता है और पीएमओ इसको भी ऑपरेट करता है। यानी जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं इसके, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर उस समय होगा वो इसका भी हेड होगा, उसका भी ट्रस्टी होगा। ठीक है, मेन हेड होगा उसका प्राइम मिनिस्टर। दोनों पीएम केयर्स या पीएमएनआरएफ का दोनों का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बेसिस पर जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं इसको जो है हैंडल करते हैं। इसमें देखो क्या पीएम केयर्स में क्या है, पीएम केयर्स में एक तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर के साथ में तीन इसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं। एक है होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तीन मिनिस्ट्रीज भी जो है इसके अंदर का सदस्य हैं, ट्रस्टीज हैं। और उसके बाद इसमें जो है तीन ऐसे नामचीन व्यक्ति जो मेडिकल में, साइंस में, लॉ में, जहां भी प्राइम मिनिस्टर को लगता है वो तीन व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं इसमें से। यानी यहाँ पर 7 सदस्यीय समिति है, एक प्राइम मिनिस्टर, 3 में ये होम अफेयर्स वाले, डिफेंस वाले, और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले, और 3 वो जो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे जिनको। तो इस हिसाब से ये 7 सदस्यीय ये एक तरह से ट्रस्टी है और ट्रस्ट है। और ध्यान रखना है इसको किसी भी दोनों फंड्स में किसी भी प्रकार का बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंटल सीधे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे नॉर्मल फंड्स होते हैं वैसे ये फंड्स भी हैं। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, ये सब केवल अपने अलग से बनाए गए हैं। किस लिए कि पैसा आए और इन चीज़ों की जगह पर खर्च किया जा सके, डोनेशन के रूप में पैसा लिया जा सके और उन्हें खर्च किया जा सके। ध्यान रखना है इसमें इंडिविजुअल भी दे सकते हैं पैसा, इसमें जो है इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंडिविजुअल भी पैसा दे सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई।